हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा, दो भाग में डिवाइड किए थे। एक को बोले थे वोलेटाइल सब्सटेंस और दूसरे को बोले थे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। उसी पे बेस्ड आज हम लोग पढ़ेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आज की जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो आज का सेशन में हम बात कर रहे हैं रॉल्स लॉ फॉर solution containing Rolle's law for solution containing volatile solid Rolle's law for solution containing volatile solid। तो आज का सेशन में बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड। तो पिछले सेशन में मैंने बता दिया था कि बेटा वोलेटाइल किसको बोलेंगे और नॉन वोलेटाइल किसको बोलेंगे। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलेटाइल क्या बताया था कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका वेपर डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो आज की जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड। तो रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको जानते हैं कि इट स्टेट्स दैट फॉर सॉल्यूशन containing volatile solute the partial vapor pressure of each component present in solution is directly proportional to the mole fraction। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड क्या कहता है बेटा कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सभी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उस सभी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड का स्टेटमेंट क्या हो गया कि सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बात करें रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड का स्टेटमेंट क्या हो गया कि इट स्टेट्स दैट फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट the partial vapor pressure of each component present in solution is directly proportional to the mole fraction। मतलब एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो देखो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें इंडिविजुअल यानी सिंगल कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा
यानी सिंगल कंपोनेंट के जो प्रेशर होगा उस कंपोनेंट के प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। यानी सिंगल कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर एराइज होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रॉल्स लॉ क्या है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन के। कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं कितने कंपोनेंट के बारे में बेटा, तो दो कंपोनेंट आयनिक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कितना हुआ बेटा, टू कंपोनेंट, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि Pa इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं लेट Pa इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। लेट Pa इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोल्यूट। तो Pa क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। अगर हम Pb का बात करें तो Pb क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, यानी इसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, मैंने क्या माना कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए Pa क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, और Pb क्या हो गया जी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। एंड XA हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी सोल्यूट, और XB हम ले रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, बात समझे कि हमने क्या किया कि बाइनरी सॉल्यूशन माना कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। तो ये ले रहे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, Pb हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। XA को मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है बेटा कि Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA। Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA। प्रोपोर्शनल साइन हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा P नॉट A XA। Pa इक्वल टू P नॉट A XA। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1, वेयर P नॉट A को हम यहाँ पे बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, in pure state। P नॉट A को क्या बोल रहे हैं बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। अगर मैं बात करूं Pb, तो Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो Pb इक्वल टू P नॉट B XB। ये आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और वेयर P नॉट B हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट।
प्योर स्टेट। देखिए फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, चाहे जेईई नीट जो भी हो, इसमें क्वेश्चन रहेगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन का। तो स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उस सभी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। हमने क्या किया, एक बाइनरी सॉल्यूशन को मान लिया कि सॉल्यूशन मेरा क्या है, बाइनरी है, तो दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। पीए ले लिए हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पीबी यहाँ पे ले लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो एट एक्स ए आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा पीए इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। इक्वेशन इसको 1 बना दिए, पी नॉट ए को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। देखो फिर आपका क्या हो जाएगा, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी, तो पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, वेयर पी नॉट बी आपका क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ओके क्लियर है बेटा। अब आगे इसी को हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए डाउट नहीं है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसी को हम लोग अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का अगर प्रेशर निकाले तो P टोटल या PS निकाले बेटा, P टोटल या P सॉल्यूशन का अगर निकाले तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, PA प्लस PB होगा। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, PA प्लस PB। अब देखिए PA का वैल्यू अगर पुट किया जाए तो P टोटल इक्वल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, PT इक्वल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ठीक है, ये आपका फाइनल रिलेशन हो गया। आप जानते हो we know that mole fraction of solution XA plus XB equal to 1। अगर इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहो, XA plus XB दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से XB एलिमिनेट करूँ तो XB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XA। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 1 के इक्वल होगा। तो XA प्लस XB किसके इक्वल, 1 के। तो XB को यहाँ से निकालोगे तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस XA। अब इसको लाके इसमें पुट किया जाए, ध्यान दीजिए। तो पुट करोगे तो PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA। अब इसी को थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करें। इसी को अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो PT इक्वल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B x A। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों में से इसमें और इसमें अगर XA कॉमन कर लें हम, इस दोनों में से अगर XA को कॉमन कर लें तो PT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस P नॉट B। ये आपका क्या हो गया, XA प्लस P नॉट B। तो PT इक्वल टू, ये भी आपका रिलेशन मिल गया कि P नॉट A माइनस P नॉट B XA इन प्लस P नॉट B। अगर किसी बच्चे का मन है कि नहीं सर हमको XB को नहीं, हमको XA को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से XA को भी एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी करके हम लोग देखते हैं कि XA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस XB। XA यहाँ से ध्यान दीजिए, इस रिलेशन से लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB। अब इसको मिला के यहाँ पे पुट कीजिए तो PT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P
pt इक्वल टू p नॉट a x की जगह पे 1 माइनस xd प्लस p नॉट b xd, इसको सॉल्व कीजिए तो p नॉट a माइनस p नॉट a xd, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस p नॉट b xd। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि p नॉट a, इस दोनों में से अगर xd को कॉमन कर लिया जाए और यहाँ पे हम प्लस साइन ले तो प्लस p नॉट b माइनस p नॉट a इंटू xd, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, pt के इक्वल। तो ये भी आपको रिलेशन को क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो तीन रिलेशन मिल रही है आपका रिलेशन एक ही, इसी फार्मूला को ध्यान रखिएगा तो टोटल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सॉल्व हो सकता है कि pt इक्वल टू p नॉट a xa प्लस p नॉट b xd। बात समझ में आ गया, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, एनीवन, क्लियर है ना कि pt इक्वल टू p नॉट a xa प्लस p नॉट b xd, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू p नॉट a xa प्लस p नॉट b xd। नोट कीजिए बेटा कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू p नॉट a xa प्लस p नॉट b xd। ओके, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए, लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हम लोग जो रॉल्स लॉ पढ़ते हैं बेटा वो लिक्विड फेज के लिए पढ़ते हैं, रॉल्स लॉ किसके लिए, लिक्विड फेज के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बेटा की कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एक हम कंटेनर लिए, एक क्या लिए, कंटेनर लिए, और इस कंटेनर में हम दो कंपोनेंट यानी सॉलिड सॉल्वेंट लिए हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, और सॉल्यूशन मेरा किस नेचर का होना चाहिए, वोलेटाइल सॉलिड नेचर का, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये आपका जो सॉल्यूशन है इसका कुछ ना कुछ वेपर का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये जो आपका कुछ ना कुछ इसका वेपर फॉर्म किया होगा। ध्यान दीजिए आपका क्या है, वेपर मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है बेटा, वेपर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये आपका इसमें, ये आपका हो गया सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये जो फेज है इस फेज को हम लिक्विड फेज बोल रहे हैं, इसको हम कौन सा, लिक्विड फेज, और इसको हम बोल रहे हैं इस मॉलिक्यूल को वेपर फेज, वेपर फेज, ध्यान दीजिए। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट सेम रहेगा कि चेंज करेगा? लिक्विड फेज और वेपर फेज के लिए
सोल्यूट या सॉल्वेंट का अमाउंट बेटा सेम रहेगा कि चेंज किया गया होगा? ये जो लिक्विड फेज और ये वेपर फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या सेम रहेगा? नहीं बेटा, सेम नहीं रहेगा। कि क्या हो गया? चेंज कर जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज is equal to Ya and mole fraction of B in vapor phase is equal to Yb. तो mole fraction of A in vapor phase is equal to Ya and mole fraction of B in vapor phase is equal to Yb. ध्यान दीजिए, आगे हम क्या ले सकते हैं? According to Rawls law, तो अभी लिखे हैं रॉल्स लॉ PA इक्वल टू P नॉट A XA इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और PB क्या लिख रहे हैं बेटा? P नॉट B XB इक्वेशन नंबर 2। ये जो है किस फेज के लिए है? तो ये आपका लिक्विड फेज के लिए। अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये देखिए वेपर फेज का बात कर रहे हैं। किस फेज का बेटा? वेपर फेज। तो देखो डाल्टन्स लॉ क्या करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is equal to the total pressure into mole fraction. Partial vapor pressure of each component is equal to the total pressure into mole fraction. ये आपका क्या होता है? पार्शियल इन डाल्टन्स लॉ। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं Pb निकालूं तो ये आपका हो जाएगा Pt into Yb। ये आपका इक्वेशन 4। ये आपका किस फेज के लिए हो गया बेटा? तो ये आपका हो गया वेपर फेज के लिए। ध्यान दीजिए, ये आपका लिक्विड फेज और ये आपका क्या हो गया? वेपर फेज। इसको नोट कीजिए तो बेटा, नोट कर लिए। देखिए रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर PA निकालेंगे तो P नॉट A XA, PB निकालेंगे तो P नॉट B XB। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये आपका डाल्टन्स लॉ हो गया। PA PB निकालिए। अब देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 3 को देखेंगे तो PA और PA ये भी आपका इक्वल है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा? PA लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो PT into YA इक्वल टू P नॉट A XA, P2 into YA इक्वल टू P नॉट A XA। तो अगर मैं बात करूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, तो P नॉट A XA अपॉन PT, या इसी को हम लिख सकते हैं P नॉट XA को क्या लिख सकते हैं? PA अपॉन PT। सिमिलरली अगर मैं YB निकालूं तो YB क्या हो जाएगा? P नॉट B XB अपॉन PT। P नॉट B XB अपॉन PT, और PT क्या हो गया बेटा? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में? क्लियर? इससे रिलेटेड कोई डाउट है बेटा किसी को भी? PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज ऑफ ए एंड बी का। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो ये तो था कंसेप्ट आपका सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। क्लियर है? ये आपका जो कंसेप्ट था बेटा सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब हम लोग लिखेंगे अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं इसी का केस 2 रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन volatile solute। Rawls law for solution containing non-volatile solute। ये आपका क्या है बेटा? Rawls law for solution containing non-volatile solute। तो ध्यान दीजिए कि when or non-volatile solute added in pure solvent, when a non-volatile solute added in pure solvent, then vapor pressure of solution containing non-volatile solute, when a non-volatile solute added in pure solvent, then vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। देखिए क्या लिखेंगे कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को देखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट then vapor pressure of solution containing non volatile solute is lower than vapor pressure of pure solvent। The decrease in vapor pressure of solution containing non-volatile solute is known as the decrease in vapor pressure of solution containing non-volatile solute is known as lowering in vapor pressure। देखिए बात क्या है समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कि एक यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम एक कोई प्योर सॉल्वेंट लिए हैं, एक क्या है कोई प्योर सॉल्वेंट है बेटा, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका कुछ ना कुछ ये क्या होगा बेटा वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं पी नॉट बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने क्या कर लिया पी नॉट ले लिया।
अब इस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड की। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, तो इस सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो अगर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर pH है तो इस pH का वैल्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घट जाएगा, ये बता दो। तो हमने ऐड क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करोगे, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो P नॉट जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, pH से। P नॉट ज्यादा होगा किससे बेटा, pH से। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो वो जो वेपर प्रेशर घट रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, उसी वेपर प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, कितना अमाउंट में डिक्रीज कर रहा है, उसी वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से स्टेटमेंट समझिए कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट में, यदि हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो घटा हुआ वेपर प्रेशर है, जो चेंज है, जो डिक्रीज वेपर प्रेशर है, उसी डिक्रीज वेपर प्रेशर को बेटा क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी डिक्रीज वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर मैं बात करूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो किससे डिक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट से। ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS, ये आपका हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को अगर हम रिलेटिव लोअरिंग बोले, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हो जाएगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका हो जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। अगर हम P नॉट से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी RLVP। RLVP हो जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। P नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS जो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई डाउट किसी को? तो RLVP आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। P नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? नोट कीजिए। तो ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जैसे ही नॉन
वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो डिक्रीज वेपर प्रेशर है उस डिक्रीज वेपर प्रेशर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। आरएलवीपी हो गया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। पी नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं ना किसी को, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगर आपको सिर्फ रॉल्स लॉ बोल दिया एग्जाम में, रॉल्स लॉ क्या होता है कि रॉल्स लॉ आपको बोल दिया कि रॉल्स लॉ क्या होता है, तो रॉल्स लॉ क्या होता है बेटा, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute, the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of non-volatile solute। तो देखिए आरएलवीपी यानी रॉल्स लॉ आपसे पूछती है कि रॉल्स लॉ क्या होता है, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, द आरएलवीपी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile solute। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि आरएलवीपी किसके इक्वल बेटा, तो आरएलवीपी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल था तो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं बात करूं आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट। आरएलवीपी क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होता है आरएलवीपी। आरएलवीपी अभी लिखे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, ये किसके इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट n अपॉन n प्लस n, n अपॉन n प्लस n वेयर n हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N हो गया बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आरएलवीपी यानी रॉल्स ऑफ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n अपॉन n प्लस n। अगर मैं बात करूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो n प्लस n अप्रॉक्स इक्वल किसके बेटा, n के, n प्लस n अप्रॉक्स इक्वल किसके, n के। ध्यान दीजिए कि n प्लस n अप्रॉक्स इक्वल n के हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सॉल्व किया जाए इसको, तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, n अपॉन कैपिटल N, या इसी को आगे बढ़ाएं
बनाएंगे तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू n को लिख सकते हैं गिवन का मास ऑफ सॉलिड अपन मोलर मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल W इनटू कैपिटल M वेयर ये स्मॉल w हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल M हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल M हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। लास्ट इससे रिलेटेड टॉपिक अगर हम जाने, नोट कीजिए कि n जानते हो कि मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो n के जगह पे गिवन मास बाय मोलर मास, n के जगह पे गिवन मास बाय मोलर मास, नोट कीजिए। अब लिखिए कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या लिखेंगे बेटा, यही निकालना है हमको, इस टर्म को निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉलिड अगर डायरेक्ट लिख दें मोलर मास ऑफ सॉलिड स्मॉल m इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PM इनटू W इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ये आपका हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। ओके, नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? आज की टॉपिक समझ में आया आप लोग को अच्छे से? तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आज टॉपिक हमने कवर किए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले लेक्चर सीरीज में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।